नमस्ते। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं बिहार की सरजमी पर अन्य राज्यों के राजवंशों के सुल्तान एवं उनके परिवारजनों का मकबरा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो मैं अभी बतलाने जा रहा हूं उसमें से एक बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इस पर काफी शोधपरक ढंग से आपको गहन अध्ययन करके इसको बतला रहा हूं कि किस राजवंश, किस डायनेस्टी के वंश के लोग यहाँ पर आकर के डेथ किए और उनका मकबरा टॉम्ब यहाँ पर है। तो आइए मैं आप सबको बता देता हूँ कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि नवाब बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक थे, उनके पौत्र या पोता भी आप कह सकते हैं, जो रईस वक्त जुबैरुद्दीन गोरगान थे, जो जिनका यहाँ पर आपको मकबरा है और यहीं पर दफनाए गए। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बतलाने से पहले एक शेर कह दे रहा हूं, जो नवाब बहादुर शाह जफर द्वितीय ने कहा था। कितना बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन न मिली कुएं यार में। मीन्स कुएं यार मीन्स जहां रहते थे दिल्ली में। कुएं यार का मतलब होता है कि वह गली प्यार की गली। तो वह गली जो उनकी थी, स्नेह की गली, वह गली कहाँ थी? तो दिल्ली में थी। हर आदमी का अपने धरती से लगाव होता है। बहादुर शाह जफर जो थे वह दिल्ली में रहते थे और उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं मरूं तो इसी हिंदुस्तान की धरती पर और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में मरूं। लेकिन खुदा का जो मर्जी था, वह म्यांमार, जो पहले रंगून कहा जाता था, बर्मा कहा जाता था, और रंगून में उनको दफनाया गया। मैं यह बात इन सभी रईसों के बारे में, ये सभी सुल्तान के जो संबंधी थे, निकट संबंधी थे, उन सब के आपको जरूर इच्छा थी कि मैं जहां था या मेरे जो वालिद जहां थे वहीं पर मेरा भी अंतिम संस्कार हो, दाह संस्कार हो। लेकिन ऐसा नहीं मिला। इसलिए केवल यह जो शेर है, केवल बहादुर शाह जफर का ही नहीं है, इन चारों का है। कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन न मिली कुएं यार में। लेकिन वह कुएं यार जो है, बिहार प्रदान किया और बिहार की सरजमी ने वह प्यार और स्नेह दिया और जहां पर वह दफन कर दिया गया। आइए, मैं आपको कई बार कहा हूं कि बीपीएससी में यह एक 4 में से एक पूछे जा चुके हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इस बार आपको होने जा रही है बीपीएससी, जो बहुत नजदीक अब समय आ गया है, और मैंने इस पर काफी वीडियो बनाया है बिहार से संबंधित, और बिहार की प्रमुखता है प्रश्नों की, आप जान हैं बीपीएससी में, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। आइए, इनकी मृत्यु 1905 में हुई और दरभंगा महाराज ने इनके रहने सहने के लिए, क्योंकि यह भटक रहे थे, बिहार में भी कई जगहों पर गए, लेकिन कहीं इनको सही जगह नहीं मिला और कहीं सही लोग ने इनको आपको रहने के लिए आपको सुविधा नहीं प्रदान किया, क्योंकि सभी अंग्रेज से डरे थे। और इनके आप जान ही रहे हैं, आपको इनके पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया था। तो यह डरे और सहमे हुए थे, और लेकिन दरभंगा महाराज इस सब की परवाह न करके गंगा जमुनी जो परंपरा है उसको मेंटेन करते हुए इन्होंने इनको रहने के लिए, खाने के लिए और इबादत करने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए महल और मस्जिद को निर्मित करवाया।
और गोरेगान साहब यहीं पर रहते थे, अपनी जिंदगी गुजारी। अंतिम दिनों की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसी में रईस वक्त जुबैरुद्दीन गोरगान, जो बहादुर शाह जफर के पौत्र थे, पोता थे, वह यहीं पर दरभंगा में आपको अंतिम उनकी स्थिति गुजरी है, जिसमें उनका मकबरा है। आज भी आप देख सकते हैं, दरभंगा के दिग्घी तालाब के दक्षिण पश्चिम कोना में स्थित है, जिसको दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह ने निर्मित करवाया है। यह स्थल काफी टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा है। सरकार की ध्यान अभी तक गई नहीं है, लेकिन जाएगी तो यह टूरिज्म का बहुत बड़ा अड्डा बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यह स्रोत तो बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों में चर्चा है, लेकिन कुछ किताबों की मैं चर्चा इसलिए कर दे रहा हूँ कि खुद गोरगान साहब जो है नवाब बहादुर शाह जफर द्वितीय के पौत्र हैं, और नवाब साहब जो हैं बहादुर शाह जफर, खुद लेखनी पर उनका बहुत भरोसा था। वह खुद बहुत बड़े शायर थे, और काफी लिखे हैं। तो उसी के पौत्र थे, तो स्वाभाविक है इनकी भी लेखनी में बहुत बड़ी ताकत थी। गोरगान द्वारा लिखित संस्मरण मौज सुल्तानी, चमनिस्तान ए सुखन एवं मसनवी दूर ए सहसवार, सहसवार मीन्स घुड़सवार होता है, उन्होंने लिखा है। बहुत ही पठनीय है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मुश्ताक अहमद साहब के द्वारा जो लिखी है आती से पिन्हा में भी काफी चर्चा है, आप लोग इस पुस्तक को लेकर के पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ शहजादा मोहम्मद करीम शाह, जो मैसूर के शासक फतेह अली टीपू सुल्तान के परपोता है, जिसको प्रपौत्र कहा जाता है। मैं आपको, आप देख रहे हैं इधर मैसूर के शासक फतेह अली टीपू सुल्तान साहब का है, उन्हीं का परपोता की चर्चा कर रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि इनके जो शहजादा मोहम्मद करीम शाह के पिता वालिद जिसको कहा जाता है, शहजादा बैरम शाह थे। पितामह शहजादा यासीन शाह थे। उनके पिता जो थे, आप जान ही रहे हैं, इनके वंशज के लोग थे ही। तो मकबरा स्थल जो है मिठन घाट पटना सिटी में है, जो 1915 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी, और वहीं पर है मिठन घाट पटना सिटी। बहुत महत्वपूर्ण है, आप जा कर के देख भी सकते हैं। यह पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ तीसरे जो व्यक्ति हैं जैनुद्दीन अहमद खान हैवत जंग, जिनको कहा जाता है। मिर्जा मोहम्मद हासिम साहब है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पिताजी हैं, और आपको बंगाल के नवाब अलवर्दी खान के दामाद भी हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, नवाब अलवर्दी खां की 3 बेटी थी। घसीटी बेगम सबसे बड़ी थी, और सबसे मैमुना बेगम थी, और यह सबसे छोटी बेटी थी अमीना बेगम। अमीना बेगम को बिहार और विशेष करके पटना से बहुत लगाव था। तो जब नवाब अलवर्दी खां ने अपने पति, मैं इनके जो पति थे, अमीना बेगम के जो पति थे, बिहार के सहायक सूबेदार जैनुद्दीन अहमद खान हैबत जंग, जो सिराजुद्दौला के पिता थे, उनको यह जो है ऑफर मिला कि आप वहाँ पर रह करके वहाँ के आप सह सूबेदार आप बन सकते हैं। तो यहाँ पर रहने लगे। तो स्वाभाविक है कि इनको इनकी जो बेगम थी, जो अमीना बेगम थी, और अमीना बेगम जो थी अलीवर्दी खां की सबसे छोटी बेटी थी, जो सिराजुद्दौला की माताजी थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अमीना बेगम के शादी के बाद पटना साहिब में ही रहने लगे, और पटना साहिब के स्टेशन के उत्तर का इलाका, जिसे इन्हीं के नाम पर आप जान ही रहे, अमीना बेगम के नाम पर बेगमपुर कहा जाता है, और इनके पति का मकबरा भी यहीं पर है। आप जान ही रहे हैं कि अंग्रेज मैंगल्स, जिनके नाम पर मंगल तालाब है, यहाँ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि
अंग्रेज लोगों को इनसे जानी दुश्मनी थी और वह नहीं चाहते थे कि हम वहाँ जा कर के इनके महत्व को बढ़ाएं। चलिए, तो इनका मकबरा कहाँ है? बेगमपुर पटना सिटी है। जैनुद्दीन अहमद खान हैबतजंग मिर्जा मोहम्मद हासिम साहब भी कहलाते हैं और सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पिता और बंगाल के नवाब अलवर्दी खां के दामाद थे। यह ध्यान रखिएगा। मैं चौथा और अंतिम आपको बताने जा रहा हूं। कश्मीर के अंतिम स्वतंत्र शासक यूसुफ खां थे। यूसुफ शाह चक उनका पूरा नाम था, यूसुफ शाह चक, और उनकी शासन अवधि थी 1579 से लेके 1586। पिता जो है अली शाह चक थे। मैं आपको बता रहा हूं, अकबर जब कश्मीर को वो अपने कब्जे में लेना चाह रहे थे तो अपने सिपा सलार को भेजे और वह जो है पहली बार तो अटैक किए, लेकिन ठंड का समय था, ये लोग लौट के चले आए। दूसरे बार अब अकबर ने उनको कहा कि बुलवाइए, तो अपने महल में बुलवाए और महल में बुलवा लेने के बाद उनको जेल में बंद कर दिए। और जेल में बंद कर देने के बाद उनको क्या हुआ कि बाद में इनको फिर से छोड़ दिया गया और छोड़ देने पर उनको कहा गया कि आप कश्मीर छोड़ करके आप नालंदा के इस्लामपुर ब्लॉक में कश्मीरी चक स्थान पर आप वहां चले जाइए, हम जमीन की व्यवस्था कर देते हैं, वहीं पर रह जाइए। तो उनके रहवास, जहां पर वह रहने के लिए जमीन दिया गया, उसको रहवास कहा जाता है और वह कश्मीरी चक में है। कश्मीर के थे, इसलिए आज भी उसको कश्मीरी चक के नाम से जाना जाता है। नालंदा के इस्लामपुर ब्लॉक में है और वहीं पर वो रहे। लेकिन इसी बीच अकबर के द्वारा जो शहंशाह जो अकबर थे उनके द्वारा कहा गया कि आप उड़ीसा में युद्ध के लिए जाइए, तो वहीं उड़ीसा में गए थे। संजोग से उड़ीसा के पुरी में ही 1592 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उनको वहां से कश्मीरी चक लाया गया और कश्मीरी चक से सटे हुए, जिसको बिस्वाक कहते हैं, बेस्वक भी नाम जाना जाता है, वहीं पर दफनाया गया। उनकी पत्नी हवा खातून एवं बेटा की कब्र भी वहीं पर अवस्थित है। हवा खातून जो थी उनकी दूसरी पत्नी थी और वह कवित्री थी। आज भी कश्मीरी इतिहास में इनकी कविताएं की और नज्म की चर्चाएं खूब होती है, तो इसलिए याद रखिएगा हवा खातून का। मैं यह बतलाना चाह रहा हूं, यहाँ पर सबसे पहला आगमन हुआ है 1977 को। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो या शेख अब्दुल्ला साहब हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो आए थे। और यह जब आए तो इस चीजों को, महत्व को बिहार सरकार के लोगों को बताए, तब इनके नाम से एक रोड बनाया गया शेख अब्दुल्ला साहब के नाम पर। लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन इस बार जो अभी हाल ही में 22 जून 1923 को सभी विपक्षी दलों का जो मीटिंग हुई, उसमें पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आई हुई थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती की हैं। इनके पिताजी मुफ्ती साहब कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं, इनके आने से हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश बाबू से रिक्वेस्ट की होंगी, क्योंकि कह रही थी कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इसको डेवलप किया जाए, तो यह आने वाले समय में यह डेवलप होगा, टूरिज्म का बहुत बड़ा अड्डा बनेगा और जो हमारा कश्मीर और बिहार से जो रिश्ता है वह रिश्ता और भी मजबूत होगा इसके माध्यम से। यह प्रश्न 65वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यह चार में से एक न एक पूछे जाएंगे। मैं आपको थोड़ा स्रोत के बारे में बता देता हूँ। गूगल तो आजकल बहुत बड़ा स्रोत है और कई किताबों के अलावे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब किताबें बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित है। प्रोफेसर मोहिबुल हसन कश्मीर अंडर सुल्तान बहारिस्तान ए शाही, इसका अंग्रेजी अनुवाद काशीनाथ पांडे जी किए थे।
तो वही उपलब्ध है। भारत का इतिहास A.L. श्रीवास्तव में भी चर्चाएं थोड़ी बहुत है। PN के बम्बई ए हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में गूगल स्रोत तो आजकल मुख्य स्रोत हो गया है। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा और आईनी अकबरी में भी इसकी चर्चा है। मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करूंगा कि यह जरूर आप पढ़ेंगे और लोगों को बतलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।